एनीमे की शुरुआत में हमें नाओ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे रास्ते में 100 येन का एक सिक्का मिलता है। नाओ उस सिक्के को सीधा पुलिस स्टेशन में जमा करवाने पहुंच जाती है। ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आज के टाइम में इतना ईमानदार कौन होता है जो रोड पर मिले पैसों को अपने पास ना रखे। इस वजह से लोग नाव को ईमानदार मूर्ख कहकर बुलाते हैं, लेकिन नाव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने उसका नाम नाव रखा था और इस नाम का मतलब होता है ईमानदार होना। कुछ देर बाद नाव के घर एक पार्सल डिलीवर होता है। हैरानी की बात यह थी उसने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया होता है। पार्सल के अंदर उसे एक ब्लैक एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लाखों लोगों में से नाव को लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। उस एनवेलप के साथ एक बॉक्स भी रखा होता है। जैसे ही नाव उसे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो पूरा बॉक्स पैसों से भरा हुआ होता है। उसके अंदर टोटल 100 मिलियन येन रखे होते हैं। साथ ही में बॉक्स में एक टैबलेट भी होती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है जो बताती है कि अगर नाव ये मैसेज सुन रही है तो इसका मतलब है कि अब वो ऑफिशियली लायर गेम की प्लेयर बन चुकी है। आगे बताया जाता है कि ये 100 मिलियन येन उसे गेम के पहले राउंड के लिए दिए गए हैं। नाव पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये लायर गेम आखिर है क्या। तभी टैबलेट से गेम के रूल्स बताए जाते हैं। रूल्स के मुताबिक नाव की तरह उसके अपोनेंट को भी 100 मिलियन येन दिए जाएंगे और नाव का काम होगा कि वो किसी भी तरह अपने अपोनेंट के 100 मिलियन येन को हासिल करना होगा। सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि किसी के भी पैसे को चुराने के लिए प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं और उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे ही नाव को उस अपोनेंट के बारे में बताया जाएगा, गेम ऑफिशियली शुरू हो जाएगा और अगले 30 दिन तक ये गेम चलेगा। 30 दिन पूरे होने के बाद जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पैसे होंगे वही विनर माना जाएगा। गेम खत्म होने पर एक एजेंट आकर गेम मनी वापस ले जाएगा। मतलब नाव को दिए गए ये 100 मिलियन येन भी लौटाने होंगे। इसके अलावा वो अपने अपोनेंट से जितना भी पैसा जीतेगी वो सब उसका हो जाएगा। मतलब अगर नाव अपोनेंट को पूरे 100 मिलियन येन ले लेती है तो वो सारे पैसे उसके हो जाएंगे, लेकिन अगर उसका अपोनेंट उसके 100 मिलियन ले जाएगा तो नाव पर उतने ही पैसों का कर्ज चढ़ जाएगा और उसे वो रकम अपनी जेब से भरनी होगी। ये सुनकर नाव बुरी तरह घबरा जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये बात किससे करे। परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ उसके पिता होते हैं, लेकिन वो भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे होते हैं। उसके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं होता और नाव चाहती थी कि उनके बचे हुए दिन बिना किसी टेंशन के शांति से गुजर जाएं। इसी वजह से वो उन्हें लायर गेम के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब मदद के लिए नाव एक वकील के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि अभी तक नाव का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उसे तो इतने सारे पैसे मिले हैं। ये सुनकर नाव कहती है कि शायद उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन वकील उसे समझाता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस ये 100 मिलियन येन अपने पास जमा कर लेंगे। फिर जब गेम का एजेंट पैसा लेने आएगा तो वो उसे क्या देगी। वकील आगे कहता है कि हो सकता है कि गेम के ऑर्गेनाइजर्स यही चाहते हो कि नाव पैसे पुलिस को देते और बाद में उस पर 100 मिलियन येन का कर्जा आ जाए। ऊपर से असली पैसे के मालिक भी वही लोग होंगे, इसीलिए वो पुलिस से अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। ये सुनते ही नाव कहती है कि ये तो सीधा सीधा स्कैम लग रहा है। फिर वो पूछती है कि आखिर उसे किससे बात करनी चाहिए। इस पर वकील कहता है कि धोखेबाजी के बारे में किसी ठग से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए अगर उसे सच जानना है तो उसे किसी शातिर ठग से बात करनी चाहिए। तभी नाव का कंसल्टिंग टाइम खत्म हो जाता है और अगर उसे और बात करनी है तो उसके लिए उसे 15,000 येन और देने होंगे। उस रात नाव को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो लगातार इसी बारे में सोचती रहती है कि ये लायर गेम आखिर में है क्या और उसे ही इसके लिए क्यों चुना गया है। साथ ही में वो बार बार अपने पैसे चेक करती रहती है ताकि पक्का कर सके कहीं वो चोरी तो नहीं हो गई। अगले दिन सुबह नाव के पास एक और लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि उसके अपोनेंट डिसाइड हो चुके हैं और उसका नाम फुजिसावा है। नाव ये नाम सुनते ही उसे पहचान जाती है क्योंकि फुजिसावा पहले उसका टीचर रह चुका है। साथ ही में वो काफी अच्छा इंसान था। इसी वजह से नाव को लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद नाव फुजिसावा से मिलने पहुंच जाती है। उसकी बात सुनने के बाद फुजिसावा कहता है कि उससे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा गेम है जिसमें सच में कोई इतना सारा पैसा जीतेगा। वो कहता है कि अगर नाव के 100 मिलियन चोरी हो गए तो उसे लगेगा कि ये काम उसके अपोनेंट ने किया है और उसके अपोनेंट के पैसे भी चुरा सकता है और गेम के एंड तक दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 100 मिलियन येन का कर्जा रह जाएगा। ये बात सुनकर नाव तुरंत उसे अग्री कर लेती है और कहती है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। अब फुजिसावा कहता है कि उन्हें अपने पैसे किसी सुरक्षित जगह पर रखने चाहिए क्योंकि गेम वाले कभी भी नाव के पैसे चुरा सकते हैं। इसके बाद नाव फुजिसावा को अपने घर ले जाती है और चेक करती है कि पैसे अभी भी वहीं रखे हुए हैं। तब फुजिसावा उसे बताता है कि उसने अपने पैसे बैंक के लॉकर में रख दिए हैं। फिर वो नाव से कहता है कि वो भी अपने 100
मिलियन येन उसे दे दे, वो उन्हें भी लॉकर में रख देगा और गेम खत्म होने के बाद उसे लौटा देगा। नाओ बिना ज्यादा सोचे समझे फुजीजावा पर भरोसा कर लेती है और अपने 100 मिलियन येन उसके हवाले कर देती है। उसे जरा सा भी शक नहीं होता कि फुजीजावा उसे बेवकूफ बना गया है। आखिर में नाओ बेफिक्र होकर चैन की नींद सो जाती है, जबकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। अगले दिन नाओ के पास एक और लेटर आता है। इस बार गेम की प्रोग्रेस लिखी होती है। लेटर में बताया जाता है कि फुजीजावा के पास अब 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, जबकि नाओ 100 मिलियन येन के कर्जे में चली गई है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो नाओ ये गेम हार जाएगी। तभी नाओ तुरंत फुजीजावा को कॉल करती है। तब फुजीजावा समझाता है कि गेम वाले उन दोनों के बीच शक पैदा करना चाहते हैं। अगर वो लोग आपस में लड़ने लगे तो वही लोग जीतेंगे। वो नाओ से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर नाओ कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगने नाओ उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो अनजाने में फुजीजावा की बातें सुन लेती है। फुजीजावा किसी से फोन पर कह रहा होता है कि 100 मिलियन येन जीत लिए हैं। साथ ही में वो हंस के बताता है कि उसकी अपोनेंट उसकी पुरानी स्टूडेंट है, जो इतनी भोली है कि उसने उसके 100 मिलियन येन ले लिए और उसे पता भी नहीं चला। वो नाओ को एक ईमानदार मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ये सब सुनकर नाओ के पैरों से जमीन खिसक जाती है। घर लौटने के बाद वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि लायर गेम का असली मतलब क्या है। यह जीत उसकी होती है जो सबसे बड़ा झूठ बोल सके। अब नाओ डिसाइड करती है कि उसे अपने 100 मिलियन येन हर हाल में वापस लेने होंगे। तभी उसे वकील की बात याद आती है, जिसने कहा था कि अगर धोखेबाजी के बारे में कुछ जानना है तो किसी बड़े धोखेबाजी से मिलो। नाओ इंटरनेट पर सर्च करने के बाद एक मशहूर कॉर्न आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है, जिसका नाम आकियामा होता है। उसे ये भी पता चलता है कि आकियामा अगले ही दिन जेल से रिलीज होने वाला है। दरअसल एक करप्ट कंपनी को स्कैम करने के केस में उसे जेल में भेजा गया था। अगले दिन जेल के बाहर काफी रिपोर्टर्स जमा होते हैं, क्योंकि सब आकियामा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तभी एक आदमी जेल से बाहर निकलता है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि जो आदमी अभी बाहर गया था वही असल में आकियामा था। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, जबकि असली सच ये होता है कि आकियामा तो पुलिस वालों का भेष बदल कर उनके सामने ही खड़ा था। इस दौरान नाओ भी आकियामा को ढूंढ रही होती है और भागते भागते उससे टकरा जाती है। नाओ उसे बताती है कि कोई उसके 100 मिलियन येन लेकर भाग गया है और उससे मदद चाहिए, पर आकियामा सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसे पुलिस या वकील से मदद मांगनी चाहिए। नाओ उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। तब आकियामा कहता है कि वो अभी अभी जेल से बाहर निकला है और नाओ चाहती है कि वो फिर से किसी पैसों वाले चक्कर में जेल चला जाए। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन नाओ उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिर उसे टालने के लिए आकियामा कहता है कि वो एक दुकान के बाहर खड़ी रहे, वो अपने सामान रखकर वापस आएगा और उसकी पूरी बात सुनेगा। नाओ उसकी बात मानकर वहीं खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन नाओ एक कदम वहां से नहीं हिलती। जब आकियामा वापस आता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। उस वक्त कुछ लड़के नियो को परेशान करने लगते हैं, लेकिन आकियामा आकर उन्हें भगा देता है। आकियामा को पता चलता है कि नाओ ने पूरे दिन कुछ खाया तक नहीं था और ना ही कहीं बैठी थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसे वहीं खड़े रहने को कहा था। तब आकियामा नाओ को कहता है कि कुछ घंटे बाद ही तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि मैं झूठ बोलकर चला गया हूँ, और कहता है कि नाओ वाकई में एक ईमानदार मूर्ख है और इसी वजह से उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है। इसके बाद नाओ उसे लायर गेम के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देती है। साथ ही में कहती है कि उसे सिर्फ अपने 100 मिलियन येन वापस चाहिए। ये सब सुनने के बाद आकियामा कहता है कि पहले उसके टीचर से पैसे वापस मांग कर देखो। दोनों मिलकर फुजीजावा के घर पहुंचते हैं। वहाँ नाओ उससे सीधा कहती है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन फुजीजावा बहाना बनाता है और कहता है कि पैसे बैंक के लॉकर में रखे हैं और आज छुट्टी होने की वजह से उन्हें नहीं निकाल सकते। तब नाओ उसे बताती है कि मैंने फोन पर आपकी सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता चल गया है कि आपने मेरे 100 मिलियन येन चुरा लिए हैं। ये सुनकर आकियामा भी बोलता है कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। अब फुजीजावा जोर जोर से हंसने लग जाता है और मान लेता है कि उसने नाओ को बेवकूफ बनाया है। उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया है। वो कहता है कि उसकी जगह कोई और होता वो भी वही करता। फिर वो अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब वो टीचर था तब स्कूल ट्रिप्स का जिम्मा उसके पास होता था। हर साल वो एक ही ट्रैवल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता था और बदले में उसे कमीशन मिलता था, लेकिन एक साल कंपनी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। गुस्से में उसने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की धमकी दी। तब उन लोगों ने उसकी कमीशन वाली बात स्कूल वालों को बताती। इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद मेरी फैमिली भी मुझे छोड़कर चली गई। इसी वजह से मेरा यकीन उठ गया कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाओ रोती हुई बताती है कि उसके पिता कैंसर से लड़ रहे हैं और वो सिर्फ इतना चाहती है कि उनके बचे हुए दिन शांति से गुजर जाएं। अगर उस पर 100 मिलियन येन का कर्जा आ गया तो उन्हें बहुत दुख होगा।
पर फुजीजावा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में कहता है कि मुझे तुमसे या तुम्हारे पिता से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जीत चाहिए और नाओ अपने पैसे भूल जाए। इसके बाद नाओ और आकियामा वहाँ से लौट आते हैं। रास्ते में आकियामा कहता है कि फुजीजावा को देखकर यकीन नहीं होता कि वो कभी टीचर रहा होगा। पैसे का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता। फिर आकियामा सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो बताता है कि फुजीजावा के पैसे भी बैंक लॉकर में बंद है और उसने खुद माना है कि छुट्टी के दिन वो पैसे नहीं निकाल सकता। गेम खत्म होने में अभी 23 दिन बचे होते हैं। साथ ही लास्ट डे संडे है, मतलब फुजीजावा को डेडलाइन से 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को पैसे लॉकर से निकालने ही पड़ेंगे और उनके पास वही 2 दिन होंगे जब वो फुजीजावा से पैसे चुरा सकते हैं। आखिर में आकियामा कहता है कि नाओ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक प्लान है। इस सुनकर नाओ काफी खुश हो जाती है क्योंकि आकियामा आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। फिर आकियामा कुछ नियम भी तय करता है। वो नाओ से कहता है कि गेम के दौरान उसे बिना सवाल किए उसकी बात माननी होगी। इसके अलावा जीतने वाली रकम का आधा हिस्सा उसका होगा। अगर वो लोग फुजीजावा के 100 मिलियन येन हासिल कर लेते हैं तो 50 मिलियन येन आकियामा ले लेगा, जिस पर नाओ उसकी सारी शर्तें मान लेती है। आगे नाओ आकियामा से पूछती है कि आखिर उसका प्लान क्या है। इस पर आकियामा कहता है कि उन्हें बस 2 काम करने हैं। पहले नाओ को फुजीसावा को बताना होगा कि वो अब गेम खेलने वाली है और दूसरा उन्हें फुजीसावा पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। आकियामा के मुताबिक फिलहाल अब इतना काफी होगा। नाओ उसकी बात मान लेती है और फिर से फुजीसावा के पास जाती है और उसे साफ साफ बता देती है कि अब वो भी लायर गेम को सीरियसली खेलने वाली है। वो कहती है कि सिर्फ अपने 100 मिलियन येन ही नहीं बल्कि फुजीसावा के 100 मिलियन येन भी हासिल कर लेगी। इसके बाद नाओ उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन फुजीसावा जब मार्केट से वापस लौट रहा होता है तब उसकी नजर आकियामा पर पड़ती है जो उसके घर के बाहर खड़ा होता है। आकियामा उसे बताता है कि अब वो नाओ की तरफ से लायर गेम में हिस्सा ले रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि बहुत जल्द वो उसके पूरे 200 मिलियन येन उसे छीन लेगा क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये बात सुनकर फुजीसावा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि काफी समय से एक कार उसके घर के सामने खड़ी है और उसके अंदर नाओ बैठी हुई है। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आते ही नाओ वहां से निकल जाती है। जब आकियामा को ये बात पता चलती है तो वो हंसने लग जाता है कि फुजीसावा डर के मारे पुलिस बुला रहा है। अब आकियामा फुजीसावा के घर के बिल्कुल सामने वाले घर रेंट पर ले लेता है ताकि वो फुजीसावा पर दिन रात नजर रख सके। ये सब देखकर नाओ को लगने लगता है कि आकियामा शायद उतना बुरा इंसान नहीं है जितना पहले उसे लगता था। शुरू में वो उससे काफी डरी हुई थी लेकिन अब आकियामा उसकी मदद के लिए इतने सारे इंतजाम कर रहा है। उसने ड्यूटी शिफ्ट भी इस तरह सेट की होती है कि नाओ हॉस्पिटल जाकर अपने फादर से मिल सके। तब नाओ उसे पूछती है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। आकियामा जवाब देता है कि जेल से निकले हुए आदमी को कौन काम देता है। अगर वो लोग पूरे 200 मिलियन येन हासिल करने में कामयाब हो गए तो उसमें से 50 मिलियन येन मेरे होंगे। दोनों लगातार 1 महीने के काम के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। दोनों लगातार फुजीसावा पर नजर रखते रहते हैं और देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। इस दौरान उन्हें एक अजीब चीज नोटिस होती है। पहले फुजीसावा अक्सर शॉपिंग या किसी काम से घर से बाहर निकल जाता था लेकिन अब वो लगभग पूरा वक्त घर के अंदर ही बिता रहा है। ये देखकर नाओ परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ किसी पर नजर रखने से उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। तब आकियामा उसे अपनी स्ट्रेटजी समझाता है। वो कहता है कि शिकार को पकड़ने से पहले उसे डरा देना चाहिए क्योंकि इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, डर उसकी सोच समझने की ताकत कम कर देता है। सीधे शब्दों में कहे तो वो फुजीसावा की मेंटल कंडीशन पर प्रेशर बना रहे होते हैं। आकियामा नाओ से कहता है कि खुद को फुजीसावा की जगह रखकर देखो। उसका अपोनेंट खुलकर कह चुका है कि वो हर हाल में जीतेगा। साथ ही में उसने ये भी बता दिया है कि उसके पास 200 मिलियन येन हासिल करने का परफेक्ट प्लान है। उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और आकियामा नाओ को फुजीसावा के घर की तरफ देखने को कहता है। नाओ देखती है कि फुजीसावा अपने कमरे में बैठा हुआ परेशान लग रहा है। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि आकियामा और नाओ आखिर क्या करने वाले हैं। तब उसकी नजर खिड़की से नाओ पर पड़ती है और वो घबरा कर तुरंत पर्दे लगा लेता है। ये देखकर आकियामा कहता है कि उसका प्रेशर अभी से बढ़ने लगा है और वक्त के साथ ये और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। लेकिन नाओ का सवाल अब भी वही होता है। वो पूछती है कि आखिर हमें 200 मिलियन येन मिलेंगे कैसे। पैसे तो बैंक लॉकर में रखे हुए हैं, हमें तो ये तक नहीं पता कि लॉकर किस बैंक में है। ये सुनकर आकियामा कहता है कि पैसे किसी बैंक में नहीं रखे गए हैं, वो 200 मिलियन येन इसी घर के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। आकियामा की बात सुनकर नाओ चौंक जाती है। तब आकियामा उससे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास 200 मिलियन येन होते और वो किसी बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे होते, साथ ही में कोई तुम्हारे घर पर 24 घंटे नजर रखा होता तो तुम क्या करती। नाओ जवाब देती कि वो तो कब का घर छोड़कर कहीं और चली जाती क्योंकि पैसे तो वैसे भी बैंक में सुरक्षित है। तब आकियामा दूसरा सवाल पूछता है। अगर पैसे
बैंक ना होकर किसी और जगह रखे होते तो क्या होता, जिस पर नाव कहती है कि फिर वो उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो हर वक्त वहीं रहती ताकि कोई पैसे चुरा न ले। ये सुनकर आकियामा कहता है कि फुजिसावा का बिहेवियर में भी वही चीज दिखाई दे रही है। इतना प्रेशर होने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब साफ है उसने 200 मिलियन येन अपने घर में ही कहीं छुपा रखे हैं और उसे डर है कि कोई उन्हें चुरा न ले। आकियामा कहता है कि अब वक्त आ गया है उसका प्रेशर और बढ़ाने का। इस बार हम ये एहसास दिलाएंगे कि हमें पता है कि पैसे उसके घर में ही रखे हुए हैं। धीरे धीरे लायर गेम की डेडलाइन भी करीब आने लगती है। गेम खत्म होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे होते हैं। दूसरी तरफ फुजिसावा की हालत लगातार खराब हो रही होती है। वो अक्सर एक ही कमरे में बैठा रहता है और बहुत कम बाहर निकलता है। इससे आकियामा को लगने लग जाता है कि पैसे शायद उसी कमरे में छुपे हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि हो सकता है कि उसने पैसे को अलग अलग जगह पर छुपा रखा हो। इस सब के बीच नाओ अब भी अपने फादर को लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत पर इसका कोई बुरा असर पड़े। अब लायर गेम खत्म होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे होते हैं। फुजिसावा अपने उसी रूम में बैठा हुआ होता है, तभी उसे घर के अंदर कुछ जलने जैसी आवाज सुनाई देती है और हर तरफ धुआं भी फैल रहा होता है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये धुआं आ कहां से रहा है। फुजिसावा तुरंत अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि मेरे घर में शायद कहीं आग लग गई है, क्या तुम आकर उसे बुझा सकते हो। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो। तभी फुजिसावा की नजर सामने खड़े आकियामा और नाव पर पड़ती है। आकियामा बताता है कि आग वाली आवाज उसके स्पीकर से आ रही है और घर में जो धुआं था वो भी उन्हीं लोगों ने फैलाया है। आकियामा कहता है कि अगर किसी के घर में सच में आग लग जाए तो वो सबसे पहले देखने भागता है कि आग कहाँ लगी है, लेकिन तुम तो रूम से बाहर तक नहीं निकल रहे हो। फायर डिपार्टमेंट को बुलाने की जगह अपने दोस्त को फोन करने लगे हो। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे लिए इस रूम की अहमियत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, यानी पूरे 200 मिलियन येन इसी रूम में छुपाए गए हैं। ये बात सुनकर फुजिसावा पूरी तरह से घबरा जाता है। तब आकियामा कहता है कि उन्हें पहले से पता था कि पैसे घर के अंदर ही छुपे हुए हैं और अब ये भी कंफर्म हो गया है कि वो इस कमरे में रखे हुए हैं। आकियामा समझाता है कि अगर पैसे किसी और रूम में होते तो फुजिसावा सबसे पहले वहीं भागता। ये सुनकर फुजिसावा अचानक हंसने लग जाता है और कहता है कि आकियामा की बात बिल्कुल सही है, पैसे वाकई इसी कमरे में है, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद वो उन्हें एक बड़ी सी तिजोरी दिखाता है। फुजिसावा बताता है कि पूरे 200 मिलियन येन इसी सेफ के अंदर रखे हुए हैं। ये तिजोरी इतनी मजबूत है कि उसके अलावा कोई और इसे खोल नहीं सकता। ऊपर से इसका वेट भी इतना ज्यादा है कि कोई इसे उठाकर ले भी नहीं जा सकता। उसके हिसाब से आकियामा का पूरा प्लान यहीं खत्म हो चुका था। ये सब देखकर नाव की उम्मीदें टूटने लगती है और वो रोने लग जाती है। फुजिसावा नाव का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब घर जाकर सोचो कि 100 मिलियन येन का कर्जा कैसे चुकाओगे। लेकिन आकियामा बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो मुस्कुराकर कहता है कि फुजिसावा को सच में लगा कि सिर्फ एक तिजोरी दिखाकर वो हमें डरा देगा। आकियामा आगे कहता है कि वो आराम से इस सेफ को खोल सकता है और उसके अंदर रखे पैसे निकाल सकता है। ये बात सुनते ही फुजिसावा के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसकी तिजोरी खोल सकता है। इसी वजह से वो तुरंत सेफ के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं आकियामा और नाव वापस लौटने लग जाते हैं। रास्ते में आकियामा नाव से कहता है कि उसने देखा कैसे फुजिसावा की हालत खराब हो गई। वो समझाता है कि जब किसी इंसान की सोच आसपास के लोगों से मैच नहीं करती तो वो बेचैन हो जाता है। ऐसे में अक्सर लोग दूसरों की बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। फुजिसावा को लग रहा था कि तिजोरी दिखाकर वो हमें डरा देगा, लेकिन जब उसने मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो उल्टा उसका खुद का कॉन्फिडेंस हिल गया। अब वो मेरे झूठ को भी सच मानने लगा है और उसे लगने लगा है कि शायद आकियामा वाकई उसकी तिजोरी खोल सकता है। नाव पूछती है कि इसका मतलब तुमने झूठ बोला था, तुम असल में तिजोरी नहीं खोल सकते। आकियामा जवाब देता है कि मुझे पैसे बाहर निकालने का तरीका पता है, बस मैं अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। दूसरी तरफ फुजिसावा की मेंटल कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वो लगभग पूरा दिन सेफ के सामने बैठा रहता है और यही सोचता रहता है कि आकियामा आखिर उस तिजोरी को खोलेगा कैसे। कभी उसके दिमाग में आता है कि शायद आकियामा को पासवर्ड पता चल गया है। फिर वो खुद ही सोचता है कि पासवर्ड से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेफ खोलने के लिए चाबी भी चाहिए होगी। कुछ देर बाद उसे लगता है कि कहीं आकियामा फिर से टॉर्च से तिजोरी काटने का प्लान तो नहीं बना रहा है। इसी डर की वजह से वो हाथ में चाकू लेकर सेफ के पास बैठ जाता है। फिर वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देता है कि फायर टॉर्च से भी इस तिजोरी को खोलने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन कहीं आकियामा पूरी तिजोरी ही उठाकर ले जाने का प्लान बना रहा हो तो क्या होगा। इस टेंशन में फुजिसावा सेफ के चारों तरफ चेन भी बांध देता है। वहीं आकियामा दूर बैठकर ये सब देख रहा होता है और उसकी हालत पर हंस रहा होता है। आकियामा का कॉन्फिडेंस देखकर नाव को भी थोड़ी उम्मीद बनी हुई थी, वरना इतने प्रेशर में शायद वो भी फुजिसावा की तरह परेशान हो चुकी होती। धीरे धीरे वक्त
वक्त बीतता है और लायर गेम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं। तभी फुजीसावा को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि गेम 4 दिन बाद शाम ठीक 5 बजे खत्म हो जाएगा। साथ ही में एक एजेंट भी उसी वक्त पैसे कलेक्ट करने आ जाता है। मतलब फुजीसावा को बस 4 दिन और पैसे संभाल कर रखने होंगे। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो गेम जीत जाएगा। यही लेटर नाओ को भी मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद नाओ टेंशन में आ जाती है और आकियामा से पूछती है कि अब वो क्या करेगा। इस पर आकियामा कहता है कि वही जो अब तक करते आए हैं, बस नजर रखनी है और सब्र करना है। फिर मजाक में वो कहता है कि वो एक जादुई मंत्र पड़ेगा और सही वक्त आने पर तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। ऐसे ही एक एक करके दिन निकल जाते हैं। फुजीसावा अब भी सेफ के सामने बैठा होता है। दूसरी तरफ नाओ की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आकियामा का प्लान सच में काम करेगा या नहीं। वक्त लगातार बीत रहा होता है और देखते ही देखते गेम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। अब नाओ को लगने लगता है कि शायद वो सच में हारने वाली है। इसी बीच वो रोती हुई फुजीसावा के घर पहुंच जाती है और बताती है कि आकियामा कहीं दिख नहीं रहा। उसने वादा किया था कि वो तिजोरी को खोल देगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर फुजीसावा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था तुम लोग तिजोरी नहीं खोल पाओगे। नाओ रोते हुए फुजीसावा से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम मेरे 100 मिलियन मुझे लौटा दो, लेकिन फुजीसावा साफ साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो नाओ को धक्का देकर दूर गिरा देता है। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है और बार बार घड़ी की तरफ देखने लग जाता है। बाहर घड़ी नाओ लगातार आवाज लगाती रहती है। धीरे धीरे वो आखिरी 1 घंटा भी गुजर जाता है और घड़ी में शाम के 5 बज जाते हैं। मतलब फुजीसावा लायर गेम जीत चुका होता है और 100 मिलियन येन भी। वही नाओ गेम हार गई होती है और उस पर 100 मिलियन येन का कर्जा भी चढ़ गया होता है। तभी फुजीसावा के घर की डोरबेल बजती है क्योंकि गेम का एजेंट पैसे कलेक्ट करने के लिए आया होगा। फुजीसावा दरवाजा खोलता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो खुद को लायर गेम टूर्नामेंट LGT का एजेंट बताता है। वो कहता है कि गेम खत्म हो चुका है और वो गेम मनी कलेक्ट करने आया है। ये सुनते ही फुजीसावा खुशी से भर जाता है और उसे तुरंत अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही फुजीसावा अपनी तिजोरी खोलता है जिसमें पूरे 200 मिलियन येन रखे होते हैं। एजेंट पैसे देखकर कहता है कि उसे पहले सभी नोट्स के सीरियल नंबर वेरीफाई करने होंगे ताकि कंफर्म हो सके कि ये वही गेम मनी है जो उन्होंने दिया था। इतना कहकर वो सारे नोट्स बाहर निकाल कर चेक करना शुरू कर देता है। इस दौरान फुजीसावा उससे पूछता है कि क्या वो सच में 100 मिलियन येन जीत गया है। एजेंट जवाब देता है कि वेरिफिकेशन होते ही उसे उसका 100 मिलियन येन मिल जाएंगे। ये सुनते ही फुजीसावा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ नाओ घर के बाहर उदास बैठी होती है। कुछ देर बाद फुजीसावा घड़ी देखता है और नोटिस करता है कि 1 घंटा बीत चुका है और अब शाम के 6 बज गए हैं। वो एजेंट से पूछता है कि अभी और कितना वक्त लगेगा। इस पर एजेंट कहता है कि उसे लगभग 20,000 नोट्स चेक करने हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम और लगेगा। ये सुनकर फुजीसावा फिर से ख्यालों में खो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि जीते हुए 100 मिलियन येन को वो कहाँ पे खर्च करेगा। सबसे पहले अपना कर्जा चुकाएगा और फिर ऐश करेगा। तभी घर की बैल एक बार फिर बजती है। दरवाजा खोलने पर उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि वो LGT ऑफिस से आए हैं और गेम मनी कलेक्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये सुनते ही फुजीसावा हैरान रह जाता है और कहता है कि कलेक्टर तो पहले ही आया हुआ है और पैसे चेक कर रहा है, लेकिन वो लोग तुरंत जवाब देते हैं कि उनके अलावा कोई और एजेंट है ही नहीं। ये सुनते ही फुजीसावा घबरा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर अंदर पहुंचता है और देखता है कि जो आदमी कलेक्टर बनकर बैठा है वो असल में आकियामा था। आकियामा मुस्कुराते हुए पूरे 200 मिलियन येन नाओ को दे देता है और फुजीसावा से कहता है कि वो गेम हार चुका है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे एक नकली कलेक्टर के हवाले कर दिए थे। इसके बाद असली एजेंट नाओ के पास आते हैं और बताते हैं कि वो गेम मनी कलेक्ट करने आए हैं। ये सब देखकर फुजीसावा पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आकियामा ने गेम खत्म होने के बाद उससे पैसे लिए हैं और एजेंट्स भी इतनी देर से क्यों आए हैं। तब एजेंट उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं क्योंकि गेम खत्म होने का असली टाइम 5 नहीं बल्कि 6 बजे था। ये सुनकर फुजीसावा सन्न रह जाता है। वो तुरंत वो कार्ड निकालता है जिसमें 5 बजे का टाइम लिखा हुआ था। तब आकियामा हंसकर कहता है कि वो कार्ड नकली है, असली कार्ड उसके पास है जिसमें साफ लिखा था कि गेम शाम 6 बजे खत्म होगा और एजेंट भी उसी वक्त पैसे लेने आएंगे। आकियामा समझाता है कि असली लेटर काफी दिनों तक फुजीसावा के मेल बॉक्स में पड़ा रहा क्योंकि फुजीसावा हर वक्त घर के अंदर ही छुपा बैठा रहता था, इसीलिए उसने मेल बॉक्स चेक ही नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने असली लेटर हटा दिया और उसकी जगह फेक लेटर लगा दिया। और फुजीसावा को समझ आ जाता है कि आकियामा शुरू से उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था। उसने पहले उसके दिमाग में ये बात डाली कि उसके पास तिजोरी खोलने का एक परफेक्ट प्लान है, फिर उसे इतना डरा दिया कि वो घर से बाहर ही ना निकले। इसी वजह से मेल बॉक्स में वही बदलाव की उसे कुछ भी खबर नहीं पड़ी। आकियामा बताता है कि जब नाओ ने पहली बार मुझे लायर गेम के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि गेम की सारी प्रोग्रेस लेटर्स के थ्रू भेजी जाती हैं, तभी मुझे समझ आ गया था कि इस सिस्टम को यूज करके फुजीसावा को फंसाया जा सकता है। मेरा पूरा प्लान सिर्फ तुम्हें गलत टाइम पर यकीन दिलाना था। तुम अपने पैसे बचाने के चक्कर में इतना उलझ गए कि जैसे ही 5 बजे तो तुम्हारे हिसाब से गेम खत्म हो गया और तुम पूरी
पूरी तरह निश्चिंत हो गए। तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचे कि कलेक्टर या लेटर दोनों नकली भी हो सकते हैं। ये सच जानने के बाद फुजिसावा पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। वहीं असली एजेंट मशीन की मदद से पैसे गिनने में लगा होता है। वेरिफिकेशन के बाद वो बताते हैं कि ये वही 200 मिलियन येन है जो गेम की शुरुआत में दिए गए थे। फिर वो उनमें से 100 मिलियन येन नाव को दे देता है जो उसकी जीत की रकम होती है। नाव को यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा अमाउंट जीत गई है। अपने वादे के मुताबिक वो उसमें से 50 मिलियन येन आकियामा को दे देती है, लेकिन उसकी नजर बार बार फुजिसावा पर जा रही होती है जो पूरी तरह रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद नाव और आकियामा वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में नाव आकियामा से कहती है कि तुमने मुझे भी बेवकूफ बना दिया, मुझे भी लगा था कि गेम 5 बजे खत्म होगा। इस पर आकियामा कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग जरूरी थी। अगर नाव सच में परेशान और रोती हुई नहीं लगती तो फुजिसावा को कभी यकीन नहीं होता कि वो जीत गया है। ये सुनने के बाद नाव सोचने लग जाती है कि अब फुजिसावा का क्या होगा। तब आकियामा कहता है कि ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी आने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी। आखिर अब उसके सर पर 100 मिलियन येन का कर्ज आ गया है। ये सुनते ही नाव अचानक वापस फुजिसावा के घर जाती है। वहां पहुंचकर वो बताती है कि वो अपने जीते हुए पैसों में से 50 मिलियन येन उसे देने आई है ताकि कम से कम उसका कर्ज आधा हो जाए। इसके बाद नाव फुजिसावा को एक प्रॉमिस करने को कहती है। वो कहती है कि आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि दुनिया में कोई भरोसे करने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर फुजिसावा घुटने के बल बैठ जाता है और आंखों में आंसू लिए वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। इसके बाद आकियामा अपने हिस्से का 50 मिलियन येन भी नाव को दे देता है और कहता है कि ये पैसे भी फुजिसावा को दे दो। नाव हैरान होकर पूछती है कि ये तो तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं। तब आकियामा कहता है कि उनके बीच ये डील हुई थी कि नाव जितनी रकम जीतेगी उसका आधा हिस्सा मुझे मिलेगा, लेकिन जब तुमने खुद अपने लिए एक भी येन नहीं रखा तो मैं भी अपना हिस्सा नहीं ले सकता। ये देखकर नाव को यकीन नहीं होता। उसे लगने लगता है कि शायद आकियामा ने कभी पैसों के लिए ये सब किया ही नहीं था। अब नाव के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि आकियामा सच में एक ठग है। फिर दोनों मिलकर वो 100 मिलियन येन फुजिसावा को दे आते हैं। नाव उम्मीद करती है कि शायद एक दिन फुजिसावा फिर से वही अच्छा टीचर बन जाएगा जो पहले हुआ करता था, लेकिन आकियामा को अब भी ऐसा नहीं लगता। उसका कहना था कि उसे कभी नहीं लगा कि फुजिसावा कभी अच्छा इंसान था। इस पर नाव कहती है कि कभी कभी इंसान को उसके हालात बदल देते हैं। नाव का मानना था कि दुनिया में कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। ये बात सुनकर आकियामा सोचता है कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सीधी है। थोड़ी देर बाद नाव कहती है कि उसे किसी न किसी तरह आकियामा का शुक्रिया करना होगा। आखिर उसने पूरा 1 महीना उसकी मदद में लगा दिया था, लेकिन आकियामा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब नाव कहती है कि उसने अपनी जॉब से 50,000 येन सेव किए हैं। वो उन्हें लेने घर पहुंचती है। घर आते ही एक और लेटर मिलता है। ये लायर गेम टूर्नामेंट की तरफ से भेजा गया होता है, लेकिन लेटर में लिखा होता है कि नाव पहला राउंड जीत चुकी है और राउंड 2 एक खास डेट और लोकेशन पर होगा। साथ ही में ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो गेम यहीं छोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे अपनी विनिंग अमाउंट का आधा हिस्सा देना पड़ेगा, यानी 50 मिलियन येन। ये पढ़ते ही नाव घबरा जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी पैसा नहीं है। लेटर में आगे लिखा होता है कि अगर कोई प्लेयर बताई गई जगह पर नहीं पहुंचा तो उसकी पूरी विनिंग अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, यानी पूरे 100 मिलियन येन। नाव ये सब देखकर आकियामा को बताती है। आकियामा कहता है कि उसे इस लेटर को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी कागज पर कुछ लिख देने से किसी पर कर्जा नहीं चढ़ जाता। जाने से पहले वो अपने फोन नंबर भी नाव को दे देता है और कहता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। आगे नाव को टेंशन हो रही होती है। वो आकियामा को कॉल करती है, लेकिन खुद ही फोन काट देती है। उसे लगता है कि आकियामा पहले ही उसके लिए बहुत कुछ कर चुका है और वो उसे दोबारा परेशान नहीं करना चाहती। तभी उसके घर पर वही वकील आता है जिससे वो पहले मिली हुई थी। नाव उसे पूरी कहानी बताती है और ये भी बताती है कि उसने सच में आकियामा नाम के एक ठग की मदद ली थी। साथ ही में वो राउंड 2 वाला लेटर भी दिखाती है। सब कुछ सुनने के बाद लॉयर नाव को सलाह देता है कि उसे लायर गेम की लोकेशन पर जाकर उन लोगों को सीधा मना कर देना चाहिए। तुम कहना कि ये हैरेसमेंट है और अगर तुमने परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी। लॉयर ये भी कहता है कि अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो उसे कॉल कर लेना, बाकी तो वो संभाल लेगा। इस सुनकर नाव काफी रिलीव महसूस करती है। सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि इस बार लॉयर उससे कोई फीस भी नहीं लेता। कुछ देर बाद आकियामा का कॉल बैक आता है, लेकिन नाव उससे बस इतना ही कहती है कि अब सब ठीक है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फोन रख देती है। अगले दिन नाव अकेले ही लायर गेम की बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। उसने इस बारे में आकियामा को कुछ नहीं बताया होता। उसी वक्त आकियामा उसके घर पहुंचता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं नाव राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने तो नहीं चली गई। गेम की लोकेशन एक सुनसान जंगल के बीच में होती है। रास्ते पर आकियामा उसे कॉल करता रहता है, लेकिन नाव का फोन साइलेंट मोड पर था। वहां पहुंचते ही एक आदमी उसका स्वागत करता है। नाव गुस्से में उससे कहती है कि वो इस गेम का एहसान नहीं बनना चाहती। अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो केस कर देगी। साथ ही बताती है कि उसके पास एक लॉयर भी है। ये बात सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर वो अपना मास्क उतारता है और मास्क के पीछे का चेहरा नाव का होश उड़ा देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर था। हंसते हुए वो कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। दरअसल वो कोई लॉयर नहीं बल्कि लायर गेम का गाइड है और उसका काम ही है प्लेयर्स को यहाँ तक लाने का। इसके बाद वो नाव को अंदर
ले जाता है वहाँ नाव को एक गेम टैग दिया जाता है जिसमें एक छोटा सा चमकदार डायमंड लगा हुआ था। अंदर जाकर नाव देखती है कि एक बड़े हॉल में काफी लोग खड़े हैं। ये सब वही प्लेयर्स हैं जो उसकी तरह पहले राउंड जीत कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तभी सबके सामने एक आदमी आता है जो खुद गेम का होस्ट बताता है। उसका नाम लेरोनिडा है। वो अनाउंस करता है कि लायर गेम का दूसरा राउंड अब ऑफिशियली शुरू होने वाला है। लेकिन तभी सबको सरप्राइज करते हुए आकियामा भी वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। नाव उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। आकियामा कहता है कि वो बाद में सब समझाएगा, फिलहाल वो सिर्फ इतना कहता है कि जितना मुझसे हो सकेगा वो नाव को इस बेकार गेम से बचाने की कोशिश करेगा। अब लेरोनिडा सब प्लेयर्स को राउंड 2 के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ टोटल 22 प्लेयर्स मौजूद हैं। हर प्लेयर पहले राउंड में 100 मिलियन येन जीत कर आए हैं, यानी सबको मिलाकर टोटल 2.2 बिलियन येन बनता है। अब ये सारे प्लेयर्स इसी 2.2 बिलियन के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आगे लेरोनिडा बताता है कि ये एक एलिमिनेशन गेम होगा। जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और अपने 100 मिलियन येन भी गवा देगा। धीरे धीरे सभी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और आखिर तक जो बचेगा वो पूरे 2.2 बिलियन येन का मालिक बन जाएगा। ये सुनकर एक लड़की घबरा जाती है और कहती है कि वो इतने पैसे अपने साथ लेकर नहीं घूम सकती। लेरोनिडा उसे समझाता है कि उसे पैसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जो तुम लोगों के नाम के टैग पर छोटा पिंक डायमंड लगा हुआ है उसकी कीमत 100 मिलियन येन है और इसी को राउंड 2 के गेम का मनी माना जाएगा। जो भी राउंड 2 जीतेगा उसकी इन डायमंड के बदले पैसे दे दिए जाएंगे। फिर एक बुजुर्ग आदमी पूछता है कि अगर कोई राउंड 2 जीत गया तो क्या उसे राउंड 3 भी खेलना पड़ेगा। लेरोनिडा जवाब देता है कि पूरी तरह प्लेयर की मर्जी पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो अगला राउंड खेल सकता है या फिर अपनी विनिंग अमाउंट का आधा पैसा देकर गेम छोड़ सकता है। अब नाव पूछती है कि जो प्लेयर्स हार जाएंगे उनका क्या होगा। इस पर लेरोनिडा बताता है कि पहले राउंड की तरह लूजर पर भी 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा और टूर्नामेंट वाले अपने पैसे हर हाल में प्लेयर से निकाल ही लेते हैं। ये सुनकर नाव और बाकी प्लेयर्स भी डर जाते हैं। आखिर में लेरोनिडा आज के गेम का नाम बताता है, माइनॉरिटी रूल। वो समझाता है कि मेजोरिटी रूल में वही फैसला माना जाता है जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन इस गेम में सब कुछ उल्टा होगा, या मेजोरिटी हार जाएगी और माइनॉरिटी जीत जाएगी। अब लेरोनिडा सभी प्लेयर्स को गेम के रूल्स समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि पहले सभी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब उन्हें यस या नो में देना होगा और हर प्लेयर को अपने वोट जरूर देने होंगे। फिर वो समझाता है कि मान लो किसी राउंड में यस वाले वोट्स ज्यादा आ गए तो यस वोट करने वाले सारे प्लेयर तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही में उन्हें अपने 100 मिलियन येन वाला डायमंड भी यहीं छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सिर्फ बचे हुए प्लेयर्स अगला राउंड खेलेंगे। इस तरह वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा जब तक आखिर में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स ना बच जाए, क्योंकि उस पॉइंट पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए गेम भी वहीं एंड हो जाएगा। अगर आखिर में सिर्फ 1 मिनट बचता है तो उसे 2.1 मिलियन येन मिलेंगे और अगर 2 प्लेयर बच जाते हैं तो प्राइज मनी दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा, यानी दोनों को 1.05 बिलियन येन के आसपास मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद एक प्लेयर खड़ा होकर कहता है कि उसे लगता है कि ये गेम पहले से फिक्स्ड है। शायद एलजीटी ने अपने ही कुछ लोग प्लेयर्स के रूप में भेजे होंगे जो वोटिंग को मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन लेरोनिडा हंसकर कहता है कि ऐसा करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मेजोरिटी रूल होता तो शायद चीटिंग की जा सकती थी, लेकिन माइनॉरिटी रूल में ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जीत मेजोरिटी में नहीं बल्कि माइनॉरिटी में रहने वाली है। अब आकिमा पूछता है कि आखिर एलजीटी का असली मकसद क्या है। इस पर लेरोनिडा बताता है कि उनका ऑब्जेक्टिव दुनिया का सबसे बेहतरीन लायर ढूंढना है। वो कहता है कि दुनिया में कुछ बहुत अमीर लोग हैं, ऐसे भी हैं जो जीनियस मैनिपुलेटर्स और लायर्स को ढूंढने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। ये टूर्नामेंट भी उन लोगों के पैसे से चलाया जा रहा है। हालांकि वो उनके नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि एलजीटी में चीटिंग नहीं होती क्योंकि उनके पास चीट करने की कोई वजह नहीं है। रूल समझाने के बाद लेरोनिडा कहता है कि शायद सबको भूख लगी होगी, इसलिए टूर्नामेंट की तरफ से डिनर का इंतजाम किया जाएगा। थोड़ी देर में सबके सामने लग्जरियस खाना लगा दिया जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद ज्यादातर प्लेयर्स इतने टेंशन में होते हैं कि किसी का खाने का मन नहीं करता। आखिर उनमें से अधिकतर लोगों पर जल्द ही 100 मिलियन येन का कर्जा जो चढ़ने वाला है। बस पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो आराम से खाना खा रहे थे, एक आकियामा और दूसरा एक चश्मा पहना हुआ लड़का। आकियामा नाव को भी खाना खाने के लिए कहता है। वो समझाता है कि आगे का गेम आसान नहीं होगा और अगर जीतना है तो शरीर में ताकत होनी चाहिए। आगे खाना खाते वक्त नाव के दिमाग में एक सवाल आता है। वो आकियामा से पूछती है कि जब उसे कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं था
तो वो गेम में प्लेयर कैसे बन गया। तब आकियामा उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें राउंड 2 खेलने से मना किया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आ गई और मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए आया था, लेकिन तब तक तुम अंदर जा चुकी थी। उसी वक्त मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बाहर बैठकर रो रही थी। उस लड़की ने पहले राउंड में 100 मिलियन येन जीते थे, लेकिन वो आगे गेम नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी विनिंग अमाउंट एलजीटी को लौटाने के लिए यहाँ आई थी। वो एक चेक लेकर आई थी जो उसने एक आदमी को दे दिया था, लेकिन बाद में पता चला उसने चेक दिया था वो कोई एजेंट नहीं बल्कि एक प्लेयर था। तब एक असली एजेंट आकर उसे बताता है कि टूर्नामेंट के एजेंट्स हमेशा एक खास मास्क पहने होते हैं और अब उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और राउंड 2 खेलना ही पड़ेगा। तब मैंने उसे उसकी जगह गेम खेलने को बोला। अगर मैं जीत गया तो प्राइज भी मेरा होगा और अगर मैं हार गया तो कर्जा भी मेरा ही होगा। और इसी तरह आकियामा उसका टैग लेकर ऑफिशियली टूर्नामेंट में एंट्री कर लेता है। ये सब सुनकर नाओ को काफी सुकून मिलता है। उसे खुशी होती है कि आकियामा उसके साथ है। डिनर के बाद सभी प्लेयर्स को एक डेमो गेम खिलाया जाता है। लेरोनरा एक बॉक्स में से रैंडम नंबर निकालता है जिसमें से नंबर 18 निकलता है जो एक लड़की का नंबर है। अब उस लड़की को एक ऐसा क्वेश्चन पूछना था जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में हो। वो सवाल करती है क्या आप एक विमन है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को यस और नो की 2 स्लिप दी जाती हैं और हर स्लिप पर प्लेयर के नंबर भी लिखा हुआ होता है। नॉर्मली प्लेयर्स को वोट देने से पहले लगभग 6 घंटे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ डेमो है इसीलिए उन्हें सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं। नाउ तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू कर देती है। वो नोटिस करती है कि टोटल 22 प्लेयर में से 6 लड़कियां हैं। उसके हिसाब से अगर सारी लड़कियां यस वोट करें तो वो माइनॉरिटी में होंगी और जीत जाएंगी। कुछ देर बाद सब अपने वोट्स सबमिट कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट देखकर नाव हैरान रह जाती है। 15 वोट्स यस में थे और सिर्फ 7 वोट्स नो में थे, यानी कि कई लड़कों ने भी यस वोट किया था जबकि सवाल था कि क्या आप विमन है। सबके कंफ्यूज चेहरे देखकर लेरोनरा हंसने लग जाता है और कहता है कि इस गेम में सच और झूठ की कोई वैल्यू नहीं है। सवाल का सही जवाब क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मकसद सिर्फ माइनॉरिटी में रहना है। क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपना वोट माइनॉरिटी साइड पर कैसे ले जाते हो और बाकी लोगों को मेजोरिटी में वोट करने के लिए कैसे कन्विंस करते हो। इसकी वजह से प्लेयर्स को हर राउंड से पहले 6 घंटे दिए जाएंगे ताकि वो दूसरे प्लेयर को समझ सके, उनसे बात कर सके और अपनी स्ट्रेटजी बना सके। लेरोनरा एग्जांपल देते हुए कहता है कि अगर पहले ही राउंड में 21 लोग यस बोल देते हैं और सिर्फ एक आदमी नो वोट करे तो वही एक प्लेयर तुरंत विनर बन जाएगा और गेम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। उसके मुताबिक जो प्लेयर सबसे अच्छी तरह इंफॉर्मेशन और टाइम को कंट्रोल करेगा जीत भी वही हासिल करेगा। डेमो यही खत्म हो जाता है। लेरोनरा बताता है कि असली गेम अगले दिन से शुरू होगा। हर दिन 2 राउंड्स खेले जाएंगे और सभी प्लेयर्स को रात इसी होटल में गुजारनी होगी। वो ये भी कहता है कि अगर कोई चाहे तो होटल से बाहर जा सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन नाव और बाकी प्लेयर्स अच्छी तरह जानते हैं कि गेम छोड़ने का मतलब सीधा 100 मिलियन येन का कर्जा लेना है। इसके बाद नाव को उसका रूम दिखाया जाता है जो काफी लग्जरियस है। रूम में आकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर इस गेम को कैसे जीता जा सकता है। वो सोचती है कि सबसे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या वोट करने वाले हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई भी अपनी असली स्ट्रेटजी क्यों बताएगा। ये सब सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और आकियामा को ढूंढने निकल जाती है। लॉबी में पहुंचने पर वो देखती है कि कई प्लेयर्स वहां इकट्ठे हुए हैं। आकियामा भी वहीं मौजूद है। ना उसके पास जाते ही रो पड़ती है। तब आकियामा उसे रोकता है और कहता है कि गेम जीतने का पहला रूल है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और दूसरा रूल है कि अपने दुश्मन को अच्छे समझो। फिर वो लॉबी में बैठे लगभग 14 प्लेयर्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उन सबसे जाकर बात करो, पता लगाओ कि वो किस तरह के लोग हैं और वो क्या सोचते हैं। ना उसकी बात मान लेती है और प्लेयर से बातचीत करना शुरू कर देती है। कुछ लोग उससे खुलकर बात करते हैं जबकि कुछ लोग चुपचाप बाकी कंटेस्टेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तब नाओ की मुलाकात मात्सुबारा नाम के एक बुजुर्ग आदमी से होती है। वो बताता है कि उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जो काफी कर्जे में डूबी हुई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो जिंदगी से हार मान चुका था, लेकिन तभी उसे लायर गेम का इनविटेशन मिला। पहले राउंड में उसने 20 मिलियन येन जीते थे और वो सारे पैसे उसने अपने कर्जा चुकाने में लगा दिए, लेकिन उसके बाद उसे राउंड 2 का लेटर मिला। प्रॉब्लम ये थी कि वो पैसे तो वो पहले ही खर्च कर चुका था। इसके बाद नाओ ताकायोशी नाम के एक लड़के से बात करती है। वो बताता है कि उसने पहले राउंड में चीटिंग करके 2 मिलियन येन जीते थे। उसे लगा था कि राउंड 2 भी उतना ही आसान होगा, इसीलिए वो बिना सोचे यहाँ आ गया। लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि अगर वो हार गया तो सीधा 100 मिलियन येन का कर्जा उसके ऊपर आ जाएगा। वो इतना डरा हुआ था कि उसे एलजीटी वालों पर भी भरोसा नहीं है। उसके हिसाब से अगर प्लेयर्स हार गए तो शायद टूर्नामेंट वाले उनके ऑर्गन्स तक बेच देंगे। वो मजाक में नाव से कहता है कि वो तो यंग और सुंदर है, इसीलिए उसकी तो और भी ज्यादा कीमत लगेगी। ये बात सुनकर नाव सच में डर जाती है। वो तुरंत आकियामा के पास जाती है और उसे बताती है कि
यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को लगा था कि दूसरा राउंड भी पहले राउंड की तरह सिंपल होगा, लेकिन किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि उन सब पर 100 मिलियन येन का कर्जा आ सकता है। आकियामा नाओ से कहता है कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और अपने रूम में जाकर रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन नाओ फिर से पैनिक करने लग जाती है और कहती है कि कहीं ये लोग सच में उन्हें किसी दूसरे देश में बेच न दे। तब आकियामा उसे शांत कराता हुआ कहता है कि रोना बंद करो, उसके पास इस गेम को सरवाइव करने का एक परफेक्ट प्लान है। इसके बाद वो नाओ को अपने रूम में ले जाता है और पूरा प्लान समझाता है। आकियामा कहता है कि शायद वो लोग पूरे 2.1 मिलियन येन ना जीत पाए, लेकिन इतना जरूर कर सकता है कि किसी पर भी कर्जा ना आए और सब कुछ पैसे लेकर लौट सके। अब आकियामा प्लान बताता है कि गेम में टोटल 22 लोग हैं और हमें उन 22 लोगों में से 8 लोगों की एक टीम बनानी होगी। पहले राउंड में हमारी टीम के 4 लोग यस वोट करेंगे और बाकी 4 लोग नो वोट करेंगे। अब बाकी प्लेयर्स चाहे जो भी वोट करें, उनकी टीम कम से कम 4 मेंबर अगले राउंड में पहुंच ही जाएंगी। फिर अगले राउंड में बचे हुए 4 लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 यस वोट करेंगे और 2 नो वोट करेंगे, और तीसरा राउंड में एक यस वोट करेगा और एक नो वोट करेगा, और आखिर में हमारी टीम का ही कोई एक मेंबर विनर बन जाएगा। विनर को टोटल 2.1 बिलियन येन मिलेंगे, उसमें से आधा अमाउंट देकर वो टूर्नामेंट छोड़ देंगे, यानी कि 1.05 बिलियन येन एलजीटी को वापस दे देंगे, और बचे हुए पैसों से वो अपनी टीम के बाकी 7 मेंबर का 100 मिलियन येन वाला कर्जा चुका देंगे, और जो अमाउंट उसके बाद बचेगा वो आपस में बांट लेंगे। आकियामा के हिसाब से इस तरह हर मेंबर को 40 मिलियन येन मिल सकते हैं। ये प्लान सुनकर नाओ काफी इंप्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि इसी तरीके से वो लोग गारंटीड बच सकते हैं और साथ ही अच्छी खासी अमाउंट लेकर घर भी जा सकते हैं। लेकिन आकियामा एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि यहाँ एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जिसने उस रोती हुई लड़की को बेवकूफ बनाकर उसका 100 मिलियन येन वाला चेक ले लिया था। आकियामा उस प्लेयर को फिलहाल एक्स नाम देता है और कहता है कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक्स जैसे इंसान हमारी टीम में आए, क्योंकि उस पर भरोसा करना डेंजरस हो सकता है। साथ ही में एक्स के पास ऑलरेडी 100 मिलियन येन का चेक भी है, मतलब अगर वो गेम हार भी गया तो चेक की मदद से उसका कर्जा चुका सकता है, यानी उसके पास हारने का डर नहीं होगा। इसी वजह से आकियामा को ऐसे 8 प्लेयर की टीम चाहिए जो उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करें और बाद में पैसे इक्वली बांटने के लिए भी रेडी हो जाए। नाउ फिर आकियामा से पूछती है कि ये एक्स दिखता कैसे है। तब आकियामा बताता है कि उस लड़की के हिसाब से एक्स एक यंग लड़का है। ये सुनते ही नाव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर एक्स एक लड़का है तो वो सिर्फ लड़कियों की टीम बना सकते हैं। टूर्नामेंट में टोटल 6 लड़कियां हैं, इसीलिए अगर वो सब एक साथ आ जाएं तो एक्स ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। आकियामा कहता है कि फिर भी उनके पास सिर्फ 7 मेंबर होंगे। तब नाव तुरंत बोलती है कि वो मात्सुबारा वाले बुजुर्ग आदमी को भी टीम में ले लेंगे। इस तरह उनकी टोटल 8 मेंबर की टीम कंप्लीट हो जाएगी। ये आइडिया आते ही नाव सबको कन्विंस करने निकल पड़ती है। लगभग 1 घंटे बाद वो सबको आकियामा के रूम में ले आती है। ये देखकर आकियामा भी सरप्राइज हो जाता है कि नाव ने इतनी जल्दी सबको मना लिया। तब उन लड़कियों में से एक लड़की बताती है कि नाव उनके सामने रो पड़ी थी और कहने लगी थी कि अगर वो लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। इसके बाद नाव सभी लोगों को प्लान समझाने लगती है। वो सबको बताती है कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो लोग ना सिर्फ गेम सरवाइव कर लेंगे बल्कि किसी पर भी 100 मिलियन येन का कर्जा भी नहीं आएगा। प्लान सुनने के बाद सबको वो काफी पसंद आ जाता है, क्योंकि भले ही इसमें हर किसी को सिर्फ 40 मिलियन येन मिलने वाले थे, लेकिन कम से कम वो लोग 100 मिलियन के कर्जे से तो बच पाएंगे। नाव उन्हें बताती है कि ये पूरा प्लान असल में आकियामा का है। तब एक लड़की नोटिस करती है कि आकियामा के नेम टैग पर कोई और नाम लिखा हुआ है। इस पर नाव समझाती है कि आकियामा किसी और प्लेयर की जगह गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी एक और लड़की डाउट करती हुए पूछती है कि कहीं एलजीटी वाले चीटिंग तो नहीं करेंगे। आकियामा तुरंत जवाब देता है कि ऑर्गेनाइजर के पास चीट करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने गेम को ही इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका भी कोई नुकसान ना हो। वो समझाता है कि मान लो कोई प्लेयर पूरे 2 बिलियन येन भी जीत जाता है, तब भी उसे गेम छोड़ने के लिए अपनी विनिंग अमाउंट का आधा हिस्सा एलजीटी को वापस देना होगा। ये सुनने के बाद एक दूसरी लड़की पूछती है क्या गारंटी है कि उनकी टीम में से ही कोई धोखा नहीं देगा। अगर विनर पैसे बांटने से मना कर दे तो पूरे अमाउंट को लेकर वो भाग जाएगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसपे सभी लोग आकियामा की बात मान जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि हर मेंबर प्लान के हिसाब से वोट करेगा और जो भी फाइनल विनर बनेगा वो अपनी विनिंग अमाउंट बाकी मेंबर में डिवाइड करेगा ताकि सब अपना कर्जा चुका सके। फिर एक एक करके सब उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद एक लड़की पूछती है कि
आकियामा ने टीम के लिए सिर्फ हम लोगों को ही क्यों चुना। तब नाओ उन्हें एक्स वाले प्लेयर के बारे में बताती है। वो समझाती है कि मिचिको नाम की लड़की अपने 100 मिलियन येन वापस करने आई थी, लेकिन तब एक प्लेयर एलजीटी एजेंट बनकर उसे बेवकूफ बना गया। वो दिखने में एक यंग लड़का था, इसी वजह से हमने सिर्फ लड़कियों और ओल्ड मैन को टीम में रखा हुआ है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक्स नहीं हो सकता। तब हिटोमी नाम की लड़की पूछती है कि क्या नाओ तुम्हें किसी स्पेसिफिक प्लेयर पर शक है। नाओ कहती है कि उसे नंबर 15 पर डाउट हो रहा है। ये सुनते हिटोमी भी अग्री करती है और कहती है कि उसे भी नंबर 15 पर थोड़ा डाउट हुआ है। वो बिल्कुल टेंशन में नहीं दिखता, जैसे उसके पास ऑलरेडी कोई सेफ्टी हो। दोनों को लगता है कि शायद वही एक्स है और उसके पास वो 100 मिलियन येन वाला चेक भी हो सकता है। आकियामा कहता है कि जब तक नंबर 15 हमारी टीम में नहीं है तब तक हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब उनकी जीत ऑलमोस्ट पक्की है। तब हिटोमी कहती है कि फिर भी उन्हें एक्स पर नजर रखनी होगी। अगर उसे उनके प्लान के बारे में पता चल गया तो वो जरूर इंटरफेयर करेगा। इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि सब लोग अलग अलग रहेंगे और बाकी प्लेयर से भी नॉर्मली बात करते रहेंगे, ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो एक टीम में है। अगले दिन पहला ऑफिशियल राउंड शुरू हो जाता है। सबसे पहले नंबर 1 को क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है कि उसके हिसाब से बेसबॉल फुटबॉल से बेटर गेम है या नहीं। डीलर रूल्स बताते हैं कि जो लोग बास्केटबॉल को बेटर मानते हैं वो यस में वोट करेंगे और बाकी के नो में। उसके बाद वोटिंग के लिए पूरे 6 घंटे दिए जाते हैं। इन 6 घंटों तक कोई भी प्लेयर रूम के बाहर नहीं जा सकता और सबके मोबाइल फोन्स भी टेम्परेरी ले लिए जाते हैं। इसी बीच हिटोमी नाओ के पास आकर कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं एक्स उनका प्लान फेल ना कर दे। अगर नंबर 15 पहले राउंड सर्वाइव कर गया तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनने के बाद नाओ पूरे टाइम नंबर 15 को ऑब्जर्व करती रहती है, पर नंबर 15 कुछ भी सस्पिशियस नहीं करता। दूसरी तरफ टीम के बाकी मेंबर्स अलग अलग प्लेयर से कैजुअली बात कर रहे होते हैं। वहीं आकियामा एक कोने में चुपचाप बैठा सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। आखिर में वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है और सब अपने वोट डाल देते हैं। आकियामा की टीम पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि कौन यस वोट करेगा और कौन नो वोट करेगा। वोट्स काउंट होने के बाद रिजल्ट आता है यस वोट माइनॉरिटी में, यानी जिसने यस वोट किया था वो लोग नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं और नो वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। आकियामा और नाओ दोनों यस ग्रुप में आते हैं, इसलिए वो सरवाइव कर पाते हैं। थोड़ी देर बाद हिटोमी नाओ को बताती है कि नंबर 15 भी ये राउंड क्लियर कर गया है। नाओ ये बात तुरंत आकियामा को बताती है और आकियामा कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारा ग्रुप सिर्फ एक वोट के डिफरेंस से जीता है। अगर एक भी एक्स्ट्रा वोट यस में आ जाता तो रिजल्ट टाई हो जाता। आकियामा कहता है कि अगर अगला राउंड भी 4 और 6 के डिफरेंस से हुआ तो समझ जाना कि कोई ना कोई हिडन स्ट्रेटजी चल रही है। नाओ टेंशन में आकर पूछती है कि क्या उन्हें अपने प्लान को चेंज कर देना चाहिए। आकियामा मना कर देता है और कहता है कि अभी बस सभी प्लेयर्स पर और ज्यादा क्लोजली नजर रखो। अब पहले राउंड के बाद सिर्फ 10 प्लेयर्स बचते हैं और नंबर 11 को क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है कि एस और एम में से मैं एक एस हूँ। अब 6 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। नाउ कंफ्यूजन में आकियामा से पूछती है कि ये एस और एम का मतलब क्या है। आकियामा कैजुअली जवाब देता है कि एस का मतलब स्वॉर्ड है और एम का मतलब शील्ड है, यानी अटैक और डिफेंस टाइप पर्सनैलिटी। लेकिन असल में वो नाव से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि एस और एम की असली मीनिंग तो कुछ और ही है। बाद में नाव ये बात हिटोमी को बताती है और साथ ही कहती है कि उसे लग रहा है कि कोई सीक्रेटली कुछ प्लानिंग कर रहा है। हिटोमी जवाब देती है कि मैं बाकी प्लेयर्स पर नजर रखती हूँ, तुम बस नंबर 15 पर ध्यान देना। धीरे धीरे वक्त बीतने लग जाता है और वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। तब हिटोमी कहती है कि अब उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि यस और नो में कौन वोट करेगा। हिटोमी बोलती है कि वो यस में वोट करेगी और चाहती है कि नाओ भी यस चूज करे ताकि वो दोनों फाइनल राउंड तक पहुंच सके। फिर वो मजाक में पूछती है कि कहीं नाओ आकियामा के साथ फाइनल्स तक पहुंचना तो नहीं चाहती। नाओ तुरंत मना कर देती है, लेकिन सच तो ये था कि वो वाकई में आकियामा के साथ फाइनल राउंड तक जाना चाहती थी। पर आकियामा ने खुद नाओ को समझाया कि हम दोनों को अलग अलग वोट करना चाहिए। अगर हम दोनों हमेशा साथ में देखेंगे तो टीम के मेंबर्स को शक होने लगेगा। इसी वजह से डिसाइड होता है कि नाओ और मात्सुबुरा नो वोट करेंगे, जबकि आकियामा और हिटोमी यस में वोट करेंगे। आखिर में सभी अपना वोट सबमिट कर देते हैं और बिल्कुल आकियामा की प्रेडिक्शन की तरह रिजल्ट 4 और 6 में आता है। 4 वोट यस में है और 6 वोट नो में है, यानी एक बार फिर से सिर्फ 1 वोट का डिफरेंस है। आगे नो वोट करने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाता है और घर भेजा जाता है। इनमें नाओ भी शामिल होती है। अब गेम में सिर्फ आकियामा, हिटोमी, नंबर 15 और टाकोयोशी बचे होते हैं। लेरोना अनाउंस करता है कि फाइनल राउंड अब कल खेला जाएगा। आगे रात में आकियामा के पास नाओ का फोन आता है। नाओ बताती है कि वो अपने घर पहुंच गई है, लेकिन उसे कल के फाइनल राउंड को लेकर काफी टेंशन हो रही है। आकियामा सीरियस टोन में कहता है कि एक्स जरूर कोई चाल चलेगा, अगर हमने कोई गलती करी तो कल का राउंड हार जाएंगे। ये सुनकर नाओ
को और भी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। अगले दिन नाओ फिर से गेम वाली बिल्डिंग में आ जाती है ताकि फाइनल रिजल्ट देख सके। वो आकियामा को फोन करके बताती है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि नंबर 1 वाला प्लेयर भी रिजल्ट देखने आया है। कुछ देर बाद फाइनल राउंड ऑफिशियली शुरू हो जाता है और इस बार क्वेश्चन पूछने के लिए हिटोमी को बुलाया जाता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हम चारों में से ये गेम मैं जीतूंगी। लेरोना रूल्स बताता है कि जो लोग मानते हैं कि हिटोमी जीतेगी वो यस करेंगे और जो नहीं मानते वो नो करेंगे। उसके बाद फिर से 6 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वोटिंग के वक्त आकियामा अपनी स्लिप को बहुत टाइटली फोल्ड करता है ताकि उसका वोट सबसे लास्ट में ओपन किया जाए। ये देखकर हिटोमी पूछती है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बदलने वाला। दूसरी तरफ वो फेक लॉयर बाहर खड़ी नाव को देख लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसके हिसाब से तो नाव ऑलरेडी गेम हार चुकी है और अब उसे ये सोचना चाहिए कि वो 100 मिलियन येन का कर्जा कैसे चुकाएगी। लेकिन नाव उससे कहती है कि वो अभी भी हारी नहीं है, उसकी टीम के 2 मेंबर्स अभी भी गेम में है, उनके प्लान के मुताबिक जीत उनकी होने वाली है। लॉयर मुस्कुराकर कहता है कि वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अंदर आकर खुद देख लो। उधर फाइनल वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, सब प्लेयर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि नाव भी अंदर आ गई है। अब लेरोना एक एक करके वोट्स ओपन करना शुरू करता है। सबसे पहले टाकियोशी का वोट खोला जाता है और उसने नो में वोट दिया होता है। उसके बाद हिटोमी का वोट खुलता है जो यस में होता है। अब सबकी नजर नंबर 15 के वोट पर टिक जाती है और वही डिसाइड करेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अगर उसने यस वोट कर दिया तो राउंड टाई हो जाएगा और अगर उसने नो वोट कर दिया तो हिटोमी गेम जीत जाएगी। लेरोना जैसे ही उसका वोट खोलता है पता चलता है कि नंबर 15 ने नो में वोट दिया है। ये देखते ही नाव खुशी से उछल पड़ती है और जोर से कहती है कि वो लोग जीत गए, पर आकियामा तुरंत उसे शांत रहने को बोलता है। नाव एक्साइटमेंट में हिटोमी को भी चिल्लाकर कांग्रेचुलेशन करती है। तभी हिटोमी अचानक हंसने लगती है और कहती है कि नाव वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ है। वो कहती है कि हम नहीं जीते, सिर्फ मैं जीती हूँ। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। फिर बताती है कि उसका असली नाम हिटोमी नहीं बल्कि यूजी है। असल में हिटोमी तो मेरी रूममेट है और मैं उसकी नेम टैग लेकर गेम खेलने आ गई। मैं असल में एक लड़का हूँ जो पूरे टाइम लड़की बनकर एक्टिंग कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वही असली एक्स भी है जिसने पहले राउंड में उस लड़की के 100 मिलियन येन चोरी कर लिए थे। यूजी आगे बताता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर भी अपना साइन नहीं किया, उसने हिटोमी का फेक सिग्नेचर यूज किया था और क्योंकि लीगली उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तो उस पर अग्रीमेंट की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। यानी अब सारी जीती हुई रकम में अकेले वो ले जा सकता है और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर नाव के होश उड़ जाते हैं। यूजी बोलती है मेरा तो प्लान था पूरे 2 मिलियन येन जीतने का। ये सुनकर नाव पूछती है कि उसे इतना भरोसा कैसे था कि वो विनर बनेगा। इस पर यूजी मुस्कुराकर कहता है कि चाहे ये गेम कितनी भी बार खेला जाए जीत उसी की होने वाली थी। हर राउंड में वो माइनॉरिटी साइड में रहा, ये कोई किस्मत नहीं थी। यूजी बताता है कि जब मैं आकियामा का प्लान सुना था तो मुझे प्लान काफी अच्छा लगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसे ही 2 टीम और बना लेते हैं तो जीत पक्की हो जाएगी। नाव हैरान होकर पूछती है कि टोटल 22 प्लेयर में से उसने 3 लाख टीम कैसे बना ली। तब यूजी बताती है कि असल ट्रिक ये थी कि वो खुद तीनों ग्रुप का मेंबर था। तीनों टीम्स ने एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। हर राउंड में आधे लोग यस और आधे लोग नो वोट करेंगे। कोई ना कोई मेंबर आगे बढ़ता रहता, लेकिन क्योंकि मैं तीनों ग्रुप में मौजूद था तो मेरे 2 वोट्स कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए मैं जो भी वोट करता वो माइनॉरिटी बन जाता। इसी वजह से मेरा फाइनल तक पहुंचना लगभग गारंटीड था। नाव को यकीन नहीं होता कि यूजी ने इतने सारे प्लेयर्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था। यूजी बताता है कि यह काम उतना भी आसान नहीं था। नाव से मीटिंग खत्म होते ही मैंने लॉबी में मौजूद कुछ लोगों के साथ मिलकर एक दूसरी टीम बना ली थी। बाकी बचे प्लेयर को मैं गेम के दौरान कन्विंस करके तीसरा ग्रुप तैयार कर लिया था और मैंने जानबूझकर नाव को कहा था कि सब प्लेयर से बात करते रहना चाहिए ताकि किसी को उनकी टीम पर शक ना हो। असल में वो इसी बहाने बाकी लोगों को भी अपना प्लान में शामिल कर रहा था। साथ ही में वो बार बार नंबर 15 पर शक जता रहा था ताकि सबका ध्यान उसी पर रहे। उसने नंबर 15 को अपने जैसे वोट्स देने के लिए भी मना लिया था। इसी वजह से सबको लगने लगा कि वही प्लेयर एक्स है। ये सुनकर टाकियोशी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि यूजी ने सबके साथ धोखा किया है, लेकिन यूजी आराम से बताता है कि उसने दूसरी टीम के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, पर हर एग्रीमेंट में उसने नकली सिग्नेचर किए थे, तो कानूनी तौर पर मेरे ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तभी गुस्से में टाकियोशी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी एक ही पंच में उसे पीछे गिरा देता है और बताता है कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। उसके बाद यूजी सबका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि डीलर ने पहले ही बता दिया था कि जो अपने वक्त को सबसे बेहतर कंट्रोल करेगा वही माइनॉरिटी रूल जीतेगा। बताता है कि गेम की पहली रात उसने 1 मिनट भी आराम नहीं किया, पूरा वक्त नए ग्रुप को बनाने और लोगों को मैनिपुलेट करने में लगा दिया। उसके हिसाब से बाकी सब लोग उसके जाल में बहुत आसानी से फंस गए थे। नाव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मतलब हम लोग हार गए। तब डीलर कहता है कि अगर सबकी बात खत्म हो गई हो तो आखिरी वोट खोल लूं।
यूजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ बोर्ड खोल ले, उसके हिसाब से आकियामा ने नो वोट किया होगा। लेकिन जैसे ही आकियामा का बोर्ड खोला जाता है सबकी आंखें फट जाती हैं। आकियामा ने नो नहीं बल्कि यस वोट किया था। इसी एक वोट की वजह से ये पूरा राउंड टाई हो जाता है और अब वोटिंग दोबारा करनी होगी। यूजी तुरंत आकियामा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों के बीच तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि इसमें यस और नो कौन करेगा। आकियामा हंसकर बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि असल प्लेयर एक्स तुम ही हो। ये सुनकर यूजी के चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही सबको कन्विंस कर दिया था कि 15 ही एक्स है। आकियामा बताता है कि मैंने कभी भी नंबर 15 को प्लेयर एक्स माना ही नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने मिचिको से चेक लिया था उसे अपनी पहचान छुपानी जरूरी थी, क्योंकि अगर मिचिको गेम खेलने के लिए अंदर आती तो वो तुरंत उसे पहचान लेती। इसीलिए असली कल्प्रिट को अपना रूप बदलना पड़ा और यूजी ने लड़की बनकर वही किया। वही नंबर 15 तो इतना सस्पिशियस बिहेव कर रहा था कि लगता है कि वो खुद सबको अपनी तरफ शक करने पर मजबूर कर रहा है। यूजी फिर पूछता है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। तब आकियामा बताता है कि उसका ओरिजिनल प्लान वैसे भी परफेक्ट नहीं था। अगर किसी और ग्रुप को भी वही आइडिया आ जाता तो राउंड्स बार बार टाई हो जाते। इस वजह से वो गेम के दौरान प्लेयर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि कई लोग हारने के डर से बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे थे। जब पहले राउंड के बाद कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट हुए तब भी उनके चेहरों पर 100 मिलियन येन के कर्जे का कोई भी असर नहीं हुआ। यहीं से आकियामा को शक हुआ कि एक से ज्यादा ग्रुप चल रहे हैं। और जब नाओ ने सुबह फोन पर बताया कि नंबर 1 भी बाहर रिजल्ट देखने आया है तब उसको शक और मजबूत हो गया। उसके हिसाब से जिस आदमी पर 100 मिलियन येन का कर्जा है उसका वापस अरेना के बाहर आ जाना बहुत अजीब है। जैसे उसे शक था कि उसके टीम का प्लेयर कहीं पैसे लेकर भाग न जाए। यूजी फिर से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि एक्स मैं ही हूँ। आकियामा कहता है कि गलती तुमने खुद की थी। जब नाओ ने प्लेयर एक्स का जिक्र किया तो तब तुमने ही तुरंत कहा था कि नंबर 15 के पास जरूर 100 मिलियन येन का चेक होगा। यही तुम पकड़े गए, क्योंकि नाओ ने सिर्फ इतना बताया था कि प्लेयर एक्स ने 100 मिलियन येन चुराए हैं। उसने कभी चेक का जिक्र नहीं किया था। चेक वाली बात सिर्फ असली चोर को ही पता हो सकती है। ये सुनकर यूजी बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसका प्लान फेल जरूर हुआ है लेकिन गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 4 प्लेयर्स बचे हुए हैं, जीत किसी की भी हो सकती है। तब डीलन अनाउंस करता है कि टाई होने की वजह से वोटिंग दोबारा होगी और इस बार सवाल आकियामा पूछेगा। आकियामा कहता है कि उसके हिसाब से जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसे होते हैं। डीलर रूल समझाते हैं और रूल वही होता है यस और नो का। आकियामा बिना वक्त लिए तुरंत अपना नो वोट कर देता है, दिखाते हुए और बॉक्स में डाल देता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर उसने इतनी जल्दी वोट क्यों कर दिया। आकियामा कहता है कि उसे सोचने के लिए 6 घंटे नहीं चाहिए, क्योंकि जीत तो मेरी ही होगी। आकियामा आगे बोलता है कि अब तुम सबको पता है कि मैंने नो वोट किया है, इसीलिए तुम तीनों को जीतने के लिए यस वोट करना होगा। लेकिन अगर तुम तीनों यस वोट करोगे तो माइनॉरिटी में सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें नो में वोट करना होगा, ये जानते हुए कि भी नो वोट करने से तुम्हारी हार पक्की है। आकियामा आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों में से कोई नो वोट करने वाला है, यानी कि जीत मेरी पक्की है। अब 6 घंटे खत्म हो जाते हैं। टाकियो से सोचता है कि नो का वोट ऑलरेडी डल चुका है और जीतने के लिए उसे वापस वोट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी के 2 लोगों ने भी यस वोट कर दिया तो आकियामा जीत जाएगा। तब टाकियोशी बुरी तरह परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि पुरानी टीम्स खत्म हो चुकी हैं लेकिन एक नई टीम अब भी बनाई जा सकती है। अगर 2 लोग मिलकर एक टीम बना ले तो अभी भी गेम पलटा जा सकता है। जो भी जीतेगा दोनों आपस में पैसे बांट लेंगे। प्लान सिंपल है, एक यस में वोट करेगा और एक नो में वोट करेगा और उसके बाद सब कुछ नंबर 15 पर डिपेंड करेगा। अगर नंबर 15 यस वोट करता है तो राउंड टाई हो जाएगा और अगर नो वोट करेगा तो उनकी टीम जीत जाएगी। अब टाकोशी ये सोचने लग जाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए, यूजी पर या नंबर 15 पर। आखिर में वो यूजी के पास पहुंचता है, जबकि यूजी पहले ही एक बार सबको धोखा दे चुका है। यूजी उससे पूछता है कि वो नंबर 15 के पास क्यों नहीं आया। इस पर ताकियोशी बताता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर फेक सिग्नेचर किए हैं लेकिन मेरे सिग्नेचर असली हैं। मतलब अगर मैं गेम जीत गया तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे अपनी विनिंग बाकी 7 मेंबर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और नंबर 15 की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है। अगर मैं और नंबर 15 एक ही टीम में आ गए और जीत गए तो हम लोगों को 14 लोगों को विनिंग अमाउंट बांटना पड़ेगा। ऐसे में हर इंसान के हिस्से में 75 मिलियन येन ही आएंगे, यानी वो लोग अपना 100 मिलियन येन का कर्जा चुका नहीं पाएंगे। इसी वजह से मेरे पास तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। यूजी उसकी बात सुनकर कहता है कि 2 लोग मिलकर राउंड को टाई करा सकते हैं लेकिन जीत की गारंटी नहीं है। नंबर 15 हमारी तरफ देख रहा है, मेरे हिसाब से वो पक्का यस वोट करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ड्रॉ ही निकलेगा। तभी नंबर 15 खुद उन दोनों के पास आता है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे जीत 100% हम लोगों की होगी। हम लोगों को मिलकर एक टीम बना लेनी चाहिए। ताकि उसे कहता है कि ये आइडिया तो ठीक है लेकिन फिर विनिंग को 15 लोगों में बांटना पड़ेगा। अगर सिर्फ 1 बिलियन येन मिले तो इतने लोगों में बांटने के बाद किसी का भी 100 मिलियन येन का कर्जा उतरेगा नहीं। ये सुनकर नंबर 15 कहता है कि वो लोग 1 बिलियन नहीं बल्कि 2 बिलियन येन डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं ये गेम छोड़ने वाला नहीं हूँ।
मुझे लायर गेम का अगले राउंड में जाना है। ये बात सुनकर यूजी और टाकायोशी दोनों हैरान रह जाते हैं। यूजी सोचता है कि ये दूसरे राउंड ही इतना खतरनाक है तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन यूजी फिर भी कहता है कि ओवरऑल आइडिया बुरा नहीं है। तब नंबर 15 अपनी असली कंडीशन सामने रखता है। वो कहता है कि अगर उसका प्लान फॉलो करना है तो सबसे बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा। उसके हिसाब से टोटल प्राइस 2.1 मिलियन का है। सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपनी टीम और टाकायोशी की टीम के सभी मेंबर्स का 100 मिलियन येन का कर्जा चुकाएगा। इतना ही नहीं, सबको एक्स्ट्रा 43 मिलियन येन भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से उसे 230 मिलियन येन वो खुद रखेगा और यूजी के हिस्से में सिर्फ 1.2 मिलियन येन आएंगे। ये सुनते ही यूजी को गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि बाकी लोगों को 43 मिलियन येन मिलेंगे, तुम खुद 230 रख रहे हो और उसके लिए सिर्फ 1 मिलियन येन, इससे तो मेरे 100 मिलियन येन का कर्जा भी नहीं चुकेगा। नंबर 15 तुरंत बोलता है कि तुम्हारे पास तो पहले ही 100 मिलियन येन का चेक पड़ा हुआ है और तुमने हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की थी, इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें 1 मिलियन येन भी मिल रहे हैं, बहुत समझो। और अब टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। तब यूजी एक नया सजेशन देता है। वो कहता है कि अभी के लिए इसी राउंड को टाई करा देते हैं, इससे उन्हें एक और दिन मिल जाएगा, तब तक वो आराम से डिसाइड कर सकेंगे कि पैसा कैसे बांटा जाए। अब काफी बहस के बाद तीनों इसी बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन टाकायोशी अब भी यूजी पर भरोसा नहीं करता। उसे डर होता है कि कहीं वो फिर से सबको धोखा देकर अकेला विनर ना बन जाए। ये देखकर नंबर 15 कहता है कि किसी को किसी पर शक ना हो, इसीलिए तुम्हारे वोट्स भी मैं डालूंगा। तुम दोनों अपनी यस वाली स्लिप्स मुझे दे दो और मैं खुद अपनी तरफ से नो में वोट डालूंगा, जिससे ये राउंड टाई हो जाएगा। आखिर में यूजी और टाकायोशी अपनी पर्चियां नंबर 15 को दे देते हैं। उसके बाद नंबर 15 तीनों वोट्स बॉक्स में डाल देता है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और नाव को भी वापस हॉल के अंदर लाया जाता है। अंदर आते ही वो नोटिस करती है कि आकियामा के चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बल्कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ था, जैसे उसे पहले से पता था कि सामने वाला उसके ट्रैप में आ चुका है। ये देखकर यूजी, टाकायोशी और नंबर 15 को टेंशन होने लगती है। आगे डीलर रिजल्ट अनाउंस करता है। वोट्स गिनने पर पता चलता है कि यूजी और टाकायोशी ने यस वोट दिया था। आकियामा पहले ही अपना नो वोट कर चुका था। अब सबकी नजर 15 के वोट पर टिकी होती है। जब उसकी स्लिप खुलती है तो उसमें भी यस लिखा होता है, यानी पूरे राउंड में सिर्फ एक ही नो वोट था और इसी के साथ आकियामा माइनॉरिटी रूल के हिसाब से जीत जाता है। ये देखकर यूजी और टाकायोशी हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आ चुका होता है कि नंबर 15 असल में आकियामा के साथ मिला हुआ था। उसने नो वोट डालने का वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन दोनों को धोखा दे दिया। टाकायोशी गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नंबर 15 सीधे जवाब देता है कि इस गेम का नाम ही है लायर गेम, यह सच बोलकर कोई नहीं जीतेगा। यूजी नंबर 15 से पूछता है कि तुम तो अगले राउंड में जाना चाहते थे। इस पर नंबर 15 हंसकर कहता है कि जब दूसरा राउंड ही इतना खतरनाक है तो वो तीसरा राउंड खेलने का रिस्क क्यों लेगा। दरअसल नंबर 15 का प्लान शुरू से ही गेम को टाई करवाना था। उसे अच्छी तरह से पता था कि यूजी लालच में आकर कम पैसे पर भी राजी हो जाएगा और जब पैसे की बात अटक जाएगी तो वो खुद ड्रॉ का सजेशन देगा। नंबर 15 ने बस इसी बात का फायदा उठाया। अब ये सब देखकर नाव पूछती है कि वो दोनों आपस में कब से मिले हुए हैं। आकिया बताता है कि उसने पिछली रात ही 15 से कांटेक्ट कर लिया था। उस वक्त उसे शक हो चुका था कि गेम में एक से ज्यादा टीम्स काम कर रही हैं। नंबर 15 से बात करने के बाद 2 ग्रुप वाली बात लगभग कंफर्म हो गई थी। फिर सुबह नाव ने फोन करके नंबर 1 भी अरेना में आ गया है, उससे एक और चीज कंफर्म हो गई। यहीं से आकियामा को पक्का यकीन हो गया था कि टोटल 3 टीम्स बनी हुई हैं। उसने नंबर 15 को पहले ही बता दिया था कि यूजी किसी न किसी मोड से सबको धोखा देगा। अगर उसे जीतना है तो उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए आकियामा ने अपना नेम टैग तक नंबर 15 को दे दिया था। तब सबको एहसास होता है कि आकियामा ने वाकई पूरे राउंड में नेम टैग पहना ही नहीं था। नंबर 15 बताता है कि आकियामा उससे कहा था कि अगर उसकी बात गलत निकली तो वो नेम टैग बेचकर अपना कर्जा चुका ले और सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे आकियामा ने कहा था।